सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। में आगे बढ़ने से पहले नाज़िया इलाही खान जी से बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितना वीडियो को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, जिससे रिकमेंडेशन में कुछ बेहतरी आती है। नाज़िया जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से बात करेंगे। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया पे खासतौर पे देख रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग्स आने वाली हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। और उसमें मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, मैं देख के हैरान रह गया। वो लोग जो ये कहते हैं कि जुल्म 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 तशद्दुद और बड़ा इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, मैं एक दफा देख के हैरान रहा। और देखने वाले मेरी इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो रिसर्च की या जो मैंने देखा ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो इंडिया के टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आप बात कर लें अगर इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, उसके बाद आई थिंक रेलवे की, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी। ऐसा है शोएब कि हमारे भारत देश में ना जितने भी मौलाना मौलवी टाइप या पीर बाबा टाइप के लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह रखा था। उनको उनके हक के बारे में बताया ही नहीं था, उनको लड़ना सिखाया ही नहीं था, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया ही नहीं था। मैंने आईना दिखा दिया मुसलमान नौजवानों को कि तुम्हारा ये हक है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरी बेटियों को तुम IAS IPS बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रोड पर खड़ी रहूंगी। तुम देश के प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरे मुसलमान बेटे को तुम आप आर्मी ऑफिसर बनाइए, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए मैं तुम लोगों के साथ खड़े रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को यह एहसास हो रहा है कि नाजिया यही चाहती है कि मेरे देश के मुसलमान शिक्षित हो जाए और वो अपने हक के लिए आवाज खुद उठाए, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे यार, इवन कुछ लोगों को ये अगर मिसकंसेप्शन जाती थी या कुछ आपकी वीडियो से, आपकी बातों से ऐसा लगता था कि ये टारगेट किया जा रहा है, अब शायद उन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। देखिए, मुसलमान बलात्कार करेगा तो मैं बोलूँ, हाँ, जो मुसलमान बम में वो बारूद तो किसी मारेगा भी तो मैं कम्युनिटी से बोलूँ, करेगा तो आप बोलेंगी ना, आप ऐसा तो नहीं। किसी भी कम्युनिटी ये से चीज करेगा। अब हमारे पश्चिम बंगाल में एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप हुआ है जिसमें हिंदू भी शामिल है, और मैं हाँ, तुमको बता रही हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं लेकिन वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा नादिया जी एक्सप्लेन करिएगा, पहले मेरे लिए भी और देखने वालों के लिए भी, फिर उसके लिए उसके बाद मेरे पास कुछ सवालात हैं वो मैं आपको आपसे करूंगा वक्फ बोर्ड को लेके। तो शायद सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वक्फ बोर्ड 1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। तो ब्रिटिश ने 1931 में वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था, स्टैब्लिश किया था, और 1954 में नेहरू जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को एक कमिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन इरादा बहुत अच्छा था, सोशल अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर करने का इरादा था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के ऊपर काम हो, उनके उनके फलाह और बहबूद के ऊपर काम हो, उनकी तरक्की के लिए काम हो, उनके उनके उनको और बेहतर बनाने के लिए काम हो, मुसलमानों को ग्रूम करने के लिए काम हो, बहुत सारी स्कूलें खुल जाए, बहुत सारे मदरसे खुल जाए, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह खुल जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड को बहुत सारे प्रावधान और बहुत खुली छूट दी गई। हालांकि हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया। क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था, तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी, ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया,
तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी क्योंकि हिंदुओं को। क्योंकि आपने जैसे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि हिंदुस्तान में यानी 1947 से पहले ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मौजूद था, लेकिन जब 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी फाउंडेशन मौजूद नहीं थी कि भाई जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कह जाती कि ये हम इनके हवाले करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं या बताता चलूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा कि भाई यहाँ से हिंदू कम्युनिटी जा रही है, ये यहाँ से जाएगी और वहां से जो मुसलमान आएंगे उनके हिस्से की जगह हम इन्हें दे देंगे, यानी कि हम इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। जबकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी सिंध के इलाके की, अगर बात करें, बहुत से ऐसे मैंने सुना है, मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़ा रकबा था जो कि हिंदू कम्युनिटी का था, लेकिन वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये सारी चीजें, नादिया जी, लेकिन इंडिया में इसके बरक्स हुआ, इसके उल्ट हुआ। नहीं, आपके सिंध के पास और आपके बलोच के पास जितनी भी कैंटोनमेंट आर्मीज की जमीन है ना, वो हमारे हिंदुओं की जमीन है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट पाकिस्तान में जिस जमीन पर हो रहा था, वो जमीन को बर्बाद जो कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, क्योंकि अब वहां तो ना फसल होता है ना कुछ भी होता है, वो भी हमारे हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीन थी। इतिहास के पन्नों को खोलना मुझे बहुत पसंद है और मैं इतिहास के पन्नों को बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है, नहीं, ये गलत है। हाँ रेलवे के बाद, अच्छा, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मी की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत मुझे बनाइए समझ शोएब। नहीं आ रहा ना, मतलब कि केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू, जो मुझे तो मतलब हाँ, समझ आता है। क्योंकि क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है, उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है, वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट की किताब है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, द वक्फ एक्ट 1995। है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड बना है, इसमें संशोधन पहले भी हुए हैं, इम्प्लीमेंट किए, कोई नया नहीं होता है, पहले भी हो चुके हैं। नेहरू जी के जमाने में हुआ, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ, फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 में हुआ। और 2013 में उनको इतने बड़े बड़े प्रावधान दे दिए गए उनके वोट को, मुसलमानों के वोट को आकर्षित करने के लिए,
जो नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, इसी वक्फ बोर्ड एक्ट, इसी किताब से मैं पढ़ रही हूं, चैप्टर 3 है और सेक्शन नंबर 12 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए आवाज उठाई गई है तो ये पावर है, कानून के मुताबिक है। पावर है कानून के, और वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से वो संशोधन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट कर दिया है या ठीक, कोई ठीक, अलग से ठीक। कानून लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि झगड़ा और मसला यहाँ पर खड़ा होता है कि वक्फ बोर्ड ने अपना जो ये एक्ट बनाया है, अपनी जो ये किताब बनाई है, इस किताब में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खतरे से खाली नहीं है, जिससे दिल धड़कने उठेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड अगर मेरी संपत्ति को आता है और कहता है कि नाजिया इलाही खान, ये आपकी संपत्ति हमें पता चली है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये आपका नोटिस है, आपको 3 महीने में ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट देश के, भारत देश के कोर्ट में नहीं जा सकती। अच्छा। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। तो जज भी उनका, जजमेंट भी उनका, ट्रिब्यूनल भी उनका, कोर्ट भी उनका, वकील भी उनका, और इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों संपत्तियां लोगों की हड़प करके रख ली। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारतीय शेरी नाजिया इलाही खान ने कैसे वक्फ बोर्ड को फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया, जो कि एक बहुत बड़ा लैंड माफिया यानी कि कब्जा गैंग है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस पूरे टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।